स्वागत है सभी क्रिकेट फैंस का हमारे एक और बिल्कुल नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसा स्पोर्ट्स ऑटोप्सी करने वाले हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। बात हो रही है मैच 64 की, जहां राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स का 160 रनों का रन चेज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मैदान के अंदर और बाहर आखिर ऐसी क्या खिचड़ी पकी जिसने इस अहम मुकाबले का पूरा रुख ही पलट दिया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इतनी स्टार स्टडेड लाइनअप जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े हों, वो महज 160 के मामूली से लक्ष्य के सामने घुटने कैसे टेक सकती है। टी20 क्रिकेट में 160 कोई पहाड़ जैसा स्कोर तो है नहीं, राइट? फिर भी एलएसजी का ये कोलैप्स किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइव ब्लॉग से मैच का कॉन्टेक्स्ट देखें तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में माहौल एकदम हाई वोल्टेज था। दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए ये मैच जीतना डू और डाई वाला मामला था। मतलब स्टेक पर बहुत कुछ लगा हुआ था। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है दोनों टीमों का बिल्कुल अपोजिट मोमेंटम। एक तरफ थी एलएसजी जो सीएसके को बुरी तरह रौंद कर आ रही थी। मिचेल मार्श की वो 38 गेंदों में 90 रनों की तूफानी पारी, भाई साहब उनका कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स लगातार 3 मैच हारने के बाद बैकफुट पर और किसी भी हाल में इस हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए एकदम बेताब। तो चलिए अपनी इस टैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और डीकोड करते हैं राजस्थान के उस मास्टर स्ट्रोक को जिसे हम कहेंगे द रेड सॉइल ट्रैप। कमेंटेटर्स ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया था कि रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी का विकेट तैयार करना राजस्थान का एकदम सटीक प्लान था। होता क्या है कि इस तरह की पिच तेज गेंदबाजों को एक तीखा एक्स्ट्रा बाउंस और ऐसा कैरी देती है जिसे प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। एलएसजी के टॉप ऑर्डर को फंसाने के लिए ये अनप्लेएबल बाउंस बिल्कुल एक बिछे हुए जाल की तरह काम कर रहा था। और इस जाल को बुना किसने? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जोफ्रा आर्चर 148 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की आग उगलती रफ्तार से जो डेडली एक्स्ट्रा बाउंस निकाल रहे थे, वो खतरनाक था। और साथ में मोहसिन खान 140 प्लस की स्पीड पर जो उनका ऑकवर्ड कैरी जनरेट हो रहा था। सच कहें तो इन दोनों की प्योर पेस और बाउंस ने मिलकर बल्लेबाजों के लिटरली धागे खोल दिए थे। गेंद पड़कर जिस तरह से उड़ रही थी, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। हालांकि ये भी सच है कि एलएसजी का नई गेंद का अटैक इस टूर्नामेंट में सबसे कातिलाना रहा है। 7 मैचों में 13-14 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है। राजस्थान का टॉप ऑर्डर भी शुरुआत में स्पेस के आगे लड़खड़ाया था, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ राजस्थान का मिडिल ऑर्डर, जिसने किसी तरह गिरते पड़ते टीम के टोटल को 160 के एक डिफेंडेबल और सम्मानजनक स्कोर तक खींच ही लिया। और यहीं से शुरू हुआ असली टेस्ट। और अब आते हैं उस मुख्य घटना पर जिसे देखकर सब हैरान रह गए, एलएसजी का माइंडलेस बैटिंग कोलैप्स। इस पूरे डिजास्ट्रस रन चेस की टाइमलाइन को देखें तो लिटरली एक ब्रेन फ्रीज वाली सिचुएशन नजर आती है। शुरुआत होती है अर्ली पावर प्ले में टॉप ऑर्डर के एक बेहद कॉमिकल रनआउट से, और देखते ही देखते बोर्ड पर स्कोर होता है 32 रन्स पर 3 विकेट। टॉप ऑर्डर की पूरी बैकबोन ही चकनाचूर हो गई। इसके बाद मिडिल ओवर्स में एडन मार्करम आर्चर की 148 की स्पीड वाली बाउंसर पर टॉप एज दे बैठते हैं, और आखिरी कील ठोकने का काम किया कप्तान ऋषभ पंत के उस शॉट ने जिसकी किसी को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। जरा सोचिए, टीम का कप्तान और इतना सीनियर प्लेयर ऋषभ पंत नांद्रे बर्गर की 143 की स्पीड वाली गेंद पर अक्रॉस द लाइन जाकर एक बेहद ही रेकलेस शॉट खेल जाते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट उस वक्त मुश्किल से 9 के आसपास था। 250 नहीं, सिर्फ 160 चेज करने थे। उनके इस एक लो परसेंटेज शॉट ने ना सिर्फ विकेट गंवाया बल्कि टीम की हार पर जैसे पक्की मोहर लगा दी। लेकिन बात सिर्फ मैदान के अंदर की नहीं है। हमारी रणनीतिक जांच का अगला हिस्सा डगआउट की उन हैरान करने वाली गलतियों के बारे में है जिन्हें पचा पाना बहुत मुश्किल है। आईपीएल के ऑफिशियल रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। कप्तान टॉस के बाद 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम नॉमिनेट कर सकते हैं जिन्हें रजिस्टर्ड स्क्वाड से ही चुना जाना होता है। और नियम ये भी कहता है कि मैदान पर एक समय में अधिकतम 4 विदेशी खिलाड़ी ही हो सकते हैं। सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ था, लेकिन एलएसजी मैनेजमेंट अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसा उलझा कि अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना ही भूल गया। कमेंटेटर्स का जो गुस्सा था वो बिल्कुल जायज था। मतलब जब आपकी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही हो, तो आप मैथ्यू ब्रेट्स जैसे एक प्रॉपर इंटरनेशनल टैलेंट को डगआउट में कैसे बैठाए रख सकते हैं? एक अनप्रूवन डोमेस्टिक प्लेयर के लिए एक इंटरनेशनल प्लेयर को इग्नोर करना, ये फैसला किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। तो इस पूरी विफलता का मुख्य कारण क्या है?
इसे समझने के लिए हमें बाउंड्री रोप के पार एलएसजी के सिस्टम और मैनेजमेंट में मची उथल-पुथल को देखना होगा। ये जो 8 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली रकम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ब्लंडर की निशानी है। एलएसजी ने जॉश इंग्लिस पर 8 करोड़ से ज्यादा लुटा दिए और वो भाई साहब बीच टूर्नामेंट में ही अपनी शादी प्लान करने के लिए टीम छोड़ के चले गए। जब आप इतने भारी भरकम बजट वाला खिलाड़ी लेते हैं जो टूर्नामेंट के बीच में ही उपलब्ध ना हो, तो ये सीधे सीधे ऑक्शन टेबल की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाएगी। और उस बर्बाद हुए पैसे में जरा कप्तान ऋषभ पंत के 27 करोड़ रुपए के उस भारी भरकम प्राइस टैग को भी जोड़ दीजिए। फ्रेंचाइजी ने उन्हें सेंटरपीस मानकर पूरी टीम उनके इर्द गिर्द खड़ी की थी, लेकिन जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ और टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो खुद संघर्ष करते नजर आए। ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे इस भयंकर फाइनेंशियल प्रेशर ने टीम की स्ट्रक्चरल खामियों को और ज्यादा एक्सपोज कर दिया। अगर हम इस पूरे ऑटोप्सी को समराइज करें और सोर्सेस के एनालिसिस के आधार पर इन गलतियों को रैंक करें, तो लिस्ट कुछ ऐसी बनती है। सबसे ऊपर है उनका बेहद खराब स्क्वाड सिलेक्शन। नंबर 2 पर आता है कोच जस्टिन लैंगर और टीम के बीच का साफ दिखाई देने वाला डिस्कनेक्ट। तीसरा बड़ा फैक्टर है ऋषभ पंत की स्ट्रगल करती हुई कप्तानी और अंत में मैनेजमेंट का वो दखल जिसने चीजों को और बिगाड़ दिया। ये पूरा का पूरा एक सिस्टेमिक फेलियर था। तो इन तमाम गहरी खामियों और पूरी तरह से बिखर चुकी टीम डायनामिक्स के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, क्या एलएसजी की ये कोर टीम इस सदमे से कभी उभर पाएगी? ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड हुए इतने बड़े ब्रेकडाउन के बाद क्या इस फ्रेंचाइजी के लिए वापसी का कोई रास्ता बचा है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।